हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है ये मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है, ठीक। और इसमें हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का शासक है, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे इल्तुतमिश को। ये जो इल्तुतमिश है इसका जो शासनकाल होता है वो 1210 से स्टार्ट होता है, ठीक। और कहाँ तक जाता है? 1236 ईस्वी तक जाता है, 1236 ईस्वी तक। क्लियर। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके थे गुलाम वंश में, ठीक। गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। वो 1206 में शासक बनता है और 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। उसके बाद में 1210 में एक दूसरा शासक बनता है बहराम शाह, ठीक, आराम शाह, ठीक। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। आराम शाह के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और वो एक अयोग्य शासक रहता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या रहता है? पुत्र रहता है, ठीक। और वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है, मात्र 8 महीने के लिए शासक बनता है। और उसके बाद में वहाँ के अमीरों द्वारा मतलब कोशिश की जाती है उसको गद्दी से हटाने के लिए। और इल्तुतमिश इसका फ़ायदा उठा करके उसको एक युद्ध में पराजित कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। और 1210 ईस्वी में ही, कुछ जगह 1211 लिखा रहता है, ठीक। जैसे हमारी लूसेंट की बुक में 1211 लिखा है, ठीक। तो डेट उतना मैटर नहीं करता है, ठीक। 1210 हो या 1211 में ये इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक। अब आइए हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इल्तुतमिश जो होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या होता है? ये दामाद रहता है, ठीक। और ये इल्तुतमिश का ही क्या रहता है? गुलाम रहता है, ठीक। ये इसीलिए ये इल्तुतमिश का गुलाम रहता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसी और का गुलाम रहता है, ठीक। जैसे किसका? मोहम्मद गौरी का। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्लियर। इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। क्लियर। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। ये जो इल्तुतमिश है इसे ही उत्तर भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो उत्तर भारत हमारा है वहीं पे इनका शासन चल रहा था, ठीक, तुर्कों का। तो उत्तर भारत में संस्थापना तो उसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है, उसी के बाद उसका जो अयोग्य पुत्र रहता है आराम शाह, उसको वहाँ के लाहौर के अमीर लोग क्या करते हैं? गद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन वो अयोग्य रहता है, इसलिए उसको इल्तुतमिश परास्त करके उसकी हत्या करके खुद 1210 में क्या हो जाता है? ये शासक बन जाता है इल्तुतमिश, ठीक। क्लियर। लाहौर के अमीर जो होते हैं उन्हीं के सहायता से ये शासक बनता है, ठीक। अब देखेंगे हम कि इल्तुतमिश जो है ये किस जाति का था। तो इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का था। किस जनजाति का था? इलवरी जनजाति का था, ठीक। हम बहुत शॉर्टकट में लिखेंगे। इससे पहले हम पीडीएफ बनाते थे, अपने हाथों से लिख करके पीडीएफ बना करके, तब आपको बस केवल ऐसे बोलते हुए चले जाते थे। तो हमने सोचा हम लिख लिख के बताएंगे। अगर आपको इसी तरीके से अच्छा लगता है तो ऐसे ही वीडियो बनेगी, अन्यथा की स्थिति में लिख लिख के हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो जैसे होगा वैसे आप लोग बता दीजिएगा। ये इल्तुतमिश जो है ये, इससे पहले हम कुतुबुद्दीन को बताए थे। तो कुतुबुद्दीन कैसा था? वो कुतुबी जनजाति का था, ये भी याद रखना है। और ये जो इल्तुतमिश है ये इलवरी जनजाति का था। इलवरी जनजाति, इलवरी जनजाति का था। क्लियर। ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। और सुल्तान बनने के समय ये, उस समय जब ये सुल्तान बना तो ये कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं का इक़्तिदार था। कहाँ का? बदायूं का इक़्तिदार था। ये बदायूं का इक़्तिदार था। इक़्तिदार या इक़्तादार एक ही है, इक़्तिदार।
ठीक। इक्तेदार ऐसे समझ लीजिए गवर्नर था, इक्तेदार को हम क्या कहते थे, गवर्नर। ठीक, ये उस समय बदायूं का गवर्नर था। क्लियर। इल्तुतमिश राजधानी को स्थानांतरित करके ये लाहौर से दिल्ली लाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पढ़े थे तो वो एल्दौज के डर से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की थी, लाहौर में। लेकिन अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर लेता है, दिल्ली ले आता है। ये याद रखना है कि लाहौर किसके समय में था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, और इल्तुतमिश के समय कहाँ हो जाता है, दिल्ली हो जाता है। क्लियर। ये दिल्ली लाया। उधर ये जो एल्दौज था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का, ठीक, क्योंकि एल्दौज जो है ये मोहम्मद गौरी का ही क्या था, गुलाम था। एल्दौज था, कुबाचा था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और ये क्या नाम है, बख्तियार खिलजी थे, ये भी थे। ठीक, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक बना था उसके बाद में एल्दौज ने कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब रहा, और इसी कारण से क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद में ये जो इल्तुतमिश है ये अपनी राजधानी तुरंत परिवर्तित करके दिल्ली ले आता है। ठीक, और एल्दौज जो होता है वो वहाँ जहाँ से ये लोग आए थे, गौरी गौर से आया था, वहीं पे गजनी नामक एक स्थान था जहाँ से गजनबी आया था। ठीक, तो उस क्षेत्र में एल्दौज क्या करता है, ये वहाँ पर गजनी को जीत लेता है। ठीक, उसके बाद में वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ से ये इधर आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ फिर बाद में एक लोग से वो हार जाता है। ठीक, तो इधर आता है तो उसको क्या नाम है, तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश उसे परास्त कर देता है। किसको, एल्दौज को। ठीक, और ये जो परास्त करता है वो कब परास्त करता है, 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इसको पराजित कर देता है। ठीक, अब एल्दौज से समस्या इसकी हो जाती है ख़त्म। ठीक, उसके बाद में कुबाचा बचता है, तो कुबाचा को तो शांत रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर दी थी उसके साथ। ठीक, तब तक तो वो शांत बैठा था, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो गद्दी के लिए ये भी क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है कि अब हम गद्दी पर बैठें। ठीक, तो उसको क्या होता है, ये कुबाचा को भी हरा देता है। ठीक, और जो कुबाचा रहता वो उस समय वहाँ क्या नाम है, मुल्तान और मुल्तान के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे रहता है। ठीक, तो इसको भी वहाँ युद्ध में पराजित कर देता है और ये वहीं पे खुदकुशी कर लेता है सिंधु नदी में कूद करके, कुबाचा। तो ये दोनों दुश्मन थे, इसके हो जाते हैं समाप्त। ठीक, मुल्तान और प्लस सिंध क्या नाम है, सिंध वाले प्रांत में रहता है और वहीं पर इसकी सेना से लड़ाई होती है और ये सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। क्लियर। अब इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करता है भारत में। ठीक, बगदाद के खलीफा रहते हैं, उनसे ये स्वीकृति सुल्तान पद की क्या करता है, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। जो इल्तुतमिश है, देखिए यहाँ कुछ हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं। ठीक, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके हम जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप लिख भी सकते हैं। ठीक, अन्यथा अगर यहाँ हम सारी चीज़ें जितना हम बोल रहे हैं उतना सारी चीज़ें हम लिखना शुरू कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम उसको लिख दिया करते हैं। ये राजधानी परिवर्तन है। ठीक, क्या है, राजधानी परिवर्तन। बाकी चीज़ें हम बोल ही दे रहे हैं, जहाँ डेट लिखना होगा, जहाँ ज़रूरी होगा उसको हम लिख भी देंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे इसकी जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, किसकी, इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था। ठीक, शासन व्यवस्था देख लेंगे। एक बार जो बोले हैं उसको रिपीट कर ले। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक ये क्या होता है, शासक बनता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये किस जनजाति का था, इलवरी जनजाति का। ठीक, ये याद रखना है। और जब ये शासक बना तो ये कहाँ का इक्तेदार था, इक्तेदार या इक्तादार या गवर्नर, बदायूं का गवर्नर था। ठीक, इसने राजधानी परिवर्तन में क्या किया, राजधानी लाहौर से कहाँ लाया, दिल्ली में लाया। अब हम इसके शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे।
ठीक, किसके बारे में? शासन व्यवस्था के बारे में। तो इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। ठीक, इसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। ठीक, उसके बाद में इसने इक्ता या अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव भी डाली। ठीक, हम लोग देखेंगे कि ये जो शासन व्यवस्था है इसकी किस प्रकार से क्या थी, उसमें प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से इसने उसको बांट के रखा था। तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ देख लेते हैं विभाजन किस हिसाब से था, विभाजन। ठीक, और एक तरफ देख लेते हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो कौन कौन थे। ठीक, जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार लोग। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे पहले तो जो था ऊपर का केंद्र वो केंद्रीय सत्ता थी। ठीक, क्या था? केंद्रीय सत्ता। ठीक, केंद्रीय प्रशासन। ठीक, और केंद्र का उत्तरदायित्व किसके पास था? केंद्र की जिम्मेदारी किसके पास थी? सुल्तान के पास थी। किसके पास? ये सुल्तान इसका खुद संचालन करता था, सुल्तान। क्लियर? अब ये जो केंद्रीय प्रशासन संस्था है ये कई प्रांतों या इक्तों से बना था। ठीक, जिसे हम क्या कहते थे? प्रांत या इक्ता कहते थे। इक्ता, प्रांत या इक्ता। अब ये प्रांत और इक्ता का जो मुखिया होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? इक्तेदार। क्या कहेंगे? इक्तेदार। ठीक, इक्तेदार या अक्तादार, अक्तादार। क्लियर? जैसे इस समय जो शासन है हमारे देश का वो केंद्र जो है, तो केंद्र में क्या रखे जाते हैं? केंद्र में है पीएम यानी प्रधानमंत्री। ठीक, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में राज्यों में बटा है पूरा भारत हमारा, राज्य में है, और राज्य के जो मुखिया हैं वो कौन है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। ऐसे ही जो इनका केंद्रीय शासन था उसका जो मुखिया होता था वो सुल्तान खुद होता था, और ये केंद्रीय जो प्रशासन था वो प्रांतों में बटा था। कई प्रांतों को मिला करके ये क्या होता था? केंद्रीय प्रशासन बनता था। ठीक, तो प्रांत का जो मुखिया होता था यहाँ पे कौन होता था? जैसे सीएम है इस समय होते हैं, तो उस समय कौन होता था? इक्तेदार या अक्तादार होता था। ठीक, अब ये जो प्रांत है, अब जैसे ये राज्य हैं तो ये कई जिलों में विभक्त हैं कि नहीं है? कई जिले इसमें हैं, और कई जिले के क्या हैं? डीएम साहब हैं। ठीक, तो ऐसे ही ये जो प्रांतिकता है ये कई जिलों से, या फिर इसको हम पहले जिले नहीं कहकर परगना कहते थे। क्या कहते थे? परगना। परगना, ये कई परगना मिलकर के एक प्रांत बनाते थे। ठीक, और इस परगना का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? परगना अधिकारी। परगना अधिकारी। क्लियर? जैसे जिले का जो मुखिया होता है उसे हम जिला अधिकारी कहते हैं, वैसे परगना का अधिकारी परगना अधिकारी, इक्ता का अधिकारी इक्तेदार। ठीक, केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान स्वयं होता था। और ये जो परगना है ये परगना को कई ग्रामों में बांटा गया था। किसमें? ये कई ग्राम में बटा हुआ था। क्लियर? शासन व्यवस्था इस तरह से बटी हुई थी, जैसे आज भी बहुत अच्छे तरीके से बटा हुआ, ऐसे पहले भी बटी हुई थी। और जो ग्राम होता था उसका मुखिया कौन होता था? जैसे अब ग्राम प्रधान होते हैं, उस समय मुखिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुखिया, या फिर पटवारी कहा जाता था। ठीक, पटवारी। और या फिर क्या कहा जाता था? चौकीदार। चौकीदार। क्लियर? अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के कार्यों को देखेंगे। ठीक, इल्तुतमिश के कार्यों को देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? इसके कार्य को देखेंगे हम कि इसने कौन कौन से कार्य किए। इसका टाइम पीरियड सबको पता है, 1210 से 1236 ईस्वी तक था। क्लियर?
अब कार्य देख लेंगे हम लोग। तो इसने किया क्या था कि इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। कितने? 40 सरदारों का, ठीक, 40 सरदारों का एक गुलाम संगठन बनाया और उसे क्या कहा जाता था? गुलाम चालीसा, गुलाम ए चालीसा, ठीक, जिसको हम और एक नाम से जानते थे, तुर्कान ए चहलगानी। क्या जानते थे नाम? तुर्कान ए चहलगानी। क्लियर? 40 गुलाम सरदारों का इसने क्या बनाया था? एक संगठन बनाया जिसे गुलाम चालीसा या फिर तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। क्लियर? एक 40 गुलाम चालीसा दल था, ठीक, या गुलाम चालीसा दल भी कहा जाता था, ठीक। और उसने मुद्रा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव किए थे, ठीक। मुद्रा के क्षेत्र में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इसी ने क्या किए थे? चलवाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, ठीक। शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए थे और इसने 2 और तरीके के सिक्के चलवाए थे, ठीक। जैसे चांदी का टंका चलवाया था। किसका? टंका चलवाया था, ठीक। ये किसका था? चांदी का, चांदी का टंका था। जो कितना वजन इसका जो था वो 175 ग्राम था, ठीक। ये इतना ज़रूरी नहीं, बस ये याद रखना, जो टंका था वो चांदी का था और एक जो दूसरा था जीतल था, ठीक। क्या था दूसरा? जीतल था, ठीक, जीतल। ये जो जीतल था ये किसका था? तांबे का था, तांबे का, तांबे का जीतल और चांदी का टंका, ये 2 चीज़ें, 2 सिक्के चलवाए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के, ठीक। ये हो गया। क्लियर? इल्तुतमिश ने ही पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए, टंका चलवाया चांदी का और जीतल चलवाया तांबे का। क्लियर? अब हम देख लेंगे इसने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, उसको हम देख लेंगे। एक चीज़ हम आपको बता चुके थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, कुतुब मीनार को बनवाना, तो 1 मंजिल तक बनवाया था, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके आगे की मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश ने ही करवाया था। तो यहाँ देखेंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इसकी दूसरी तीसरी चौथी मंजिल, ठीक, इसने बनवाया। दिल्ली में ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक। फिर है आसार किन का दरवाज़ा भी बनवाया था इसने। क्या बनवाया था? दिख नहीं रहा है। आसार किन का दरवाज़ा, आसार किन का दरवाज़ा बनवाया था। ये नागौर में है, ठीक। ये कहाँ है? नागौर। नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, ठीक, राजस्थान में है नागौर। क्लियर? नागौर यानी राजस्थान में इसने क्या बनवाया था? आसार किन का दरवाज़ा। क्लियर? इसने हौज ए शमसी बनवाया था, हौज ए शमसी, ठीक, हौज ए शमसी, या इसको शमसी ईदगाह भी कहा जाता था। क्या? शमसी ईदगाह, शमसी ईदगाह, ठीक। इसको कहाँ बनवाया था? बदायूं में। और ये जब शासक बना तो ये कहाँ का इक़्तेदार था? बदायूं का ही था, ठीक। बदायूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहीं का ये क्या था? इक़्तेदार था। क्लियर? अब हम देखेंगे इल्तुतमिश लास्ट में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। कुछ समय, अभी इसकी मृत्यु कब होती है? 1236 में इसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु हम देख लेंगे इसकी मृत्यु कब होगी?
1236 में, ठीक। तो 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। और होता क्या है, ये एक अभियान में जाता है युद्ध करने के लिए, ठीक। और रास्ते में ये हो जाता है बीमार पड़ने के कारण वहाँ 30 अप्रैल 1236 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। अब हम देखेंगे ये जो इल्तुतमिश है इसका मकबरा कहाँ है। मकबरा तो कहाँ है, दिल्ली में है। ये नहीं पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, ये याद रखना है, फिर भी दिल्ली में है। ये पूछा जा सकता है इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो किस शैली में बना हुआ है। तो ये जो मकबरा है, ठीक, ये जो मकबरा है, मकबरा की शैली क्या है, किस तरीके से बना है, तो ये है स्क्रीच शैली। स्क्रीच शैली में बना हुआ ये है, ठीक। स्क्रीच शैली में बना हुआ है और ये इस शैली में बना भारत में पहला मकबरा भी है इल्तुतमिश का। क्लियर। तो अब यहाँ इल्तुतमिश का चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे इसकी पुत्री और इसके पुत्र दोनों मिलकर शासन करेंगे। इसका पुत्र जो होता है वो ना के बराबर में शासन करता है। इसकी पुत्री जो है रजिया सुल्तान वो शासन करती है 4 साल तक, 3 साल 8 माह तक, ठीक। उसके बाद में उसकी भी हत्या कैथल में कर दी जाती है। तो जो अगला पार्ट आएगा इसका वो रजिया सुल्तान के बारे में होगा। रजिया सुल्तान थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले के अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके स्टडी विद एवरीवन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे वीडियो एक एक करके हम सीरियल से अपलोड कर रहे हैं, ठीक। वहाँ पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे और स्टार्टिंग से जब देखते हुए चले आएंगे तो बिल्कुल एकदम सीधा सरल, बिल्कुल एकदम लगने लगेगा आपको। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।